हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज डाउट सेशन 2 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये डाउट्स जो हैं वो जनरली जब हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो हम एकदम क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन इस सेशन के थ्रू मैं आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिससे आपके जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट्स हैं वो पहले से और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगे। तो डाउट सेशन 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आप इसको आखिरी तक यानी कि इस लेक्चर को ख़त्म होने तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के कह सकते हैं कि डाउट्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम एक डाउट यहाँ पर ले रहे हैं और उस डाउट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारा आज का जो डाउट है वो ये है कि व्हाट अकाउंट्स फॉर द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ स्पर्म एंड एग्स। तो हम सभी जानते हैं कि जनरली जो स्पर्म होता है, अगर हम साइज की बात करें तो स्पर्म की साइज काफ़ी छोटी होती है और अगर हम ओवम की बात करें तो वो साइज में एक काफ़ी लार्ज स्ट्रक्चर है। ओके, और ये भी सही है कि ओवम को मिलियंस ऑफ स्पर्म जो हैं वो फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक स्पर्म ही ओवम को सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर पाता है। तो कहीं ना कहीं स्पर्म की साइज छोटी और ओवम की साइज बड़ी होने के पीछे जो कह सकते हैं मेन रीज़न है वो मैं आपसे इस डाउट में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखें कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलता है। स्पर्मियोजेनेसिस की जब प्रोसेस होती है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर इवेंट देखने को मिलता है। होता क्या है कि इस प्रोसेस में स्पर्मेटिड जो होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैच्योर स्पर्म में, और हमने देखा है कि इस दौरान जो होता है वो क्या होता है कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो स्पर्मेटिड में लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसका लॉस हो जाता है, और साइटोप्लाज्म का बहुत सारा अमाउंट जो स्पर्मेटिड में है वो स्पर्म में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को सर्टोली सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर मिडिल पीस के अराउंड तैयार हो जाती है जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसका एक रीज़न है कि ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एक साइटोप्लाज्म का जो एक्सेस अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सर्टोली सेल्स के थ्रू। और सर्टोली सेल्स को हम सभी जानते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, क्योंकि ये जनरली इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनका मेन जो फंक्शन होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पर्म को। उसके अलावा ये और भी कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सर्टोली सेल्स के जब हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के अलावा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करती हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करने से जो हमारा मतलब है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस यही है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान सर्टोली सेल एक्सेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को स्पर्म से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो साइज में डिफरेंस होने का कारण है उसका एक बेसिक रीजन जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस और एग फॉर्मेशन की प्रोसेस भी है। जैसे कि हम बात करें कि स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस में आप क्या देखते हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं यानी कि एक ऐसी सेल की बात हम कर रहे हैं जिसने न्यूट्रेंट्स को अपने साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेटेड कर लिया है, साइज में लार्ज हो गई है और वो स्पर्मेटोगोनिया सेल से तैयार हुई है, तो हम उसको जनरली नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करती है, ये भी हम जानते हैं। और जब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन मियोसिस 2 कंप्लीट करती हैं तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। तो ये तो रहा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमेशा इक्वल डिवीजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो भी इक्वल
साइटोप्लाज्म ऑब्टेन करती हैं, एंड जो स्पर्मेटिड्स हैं वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल। तो ये एक कारण है कि स्पर्म जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म है जो इक्वल होता है, इसलिए 4 स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं फ्रॉम 1 स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होने की वजह से उनकी साइज जो है वो इक्वल होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्पर्म ऐसा बनेगा जो साइज में काफ़ी एनलार्ज होगा और बाकी स्पर्म जो है वो साइज में स्मॉल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ आपको oogenesis में देखने को ज़रूर मिलेगा। जब हम oogenesis प्रोसेस की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि oogenesis में क्या होता है कि एक प्राइमरी oocyte जो सेल है वो अपना फर्स्ट मियोसिस करके एक स्मॉल टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है, जिसमें साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का बिल्कुल भी ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, यानी कि बहुत लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट पोलर बॉडी में। जबकि मियोसिस 1 कंप्लीट होने पर प्राइमरी oocyte से जो दूसरी सेल्स बनती है डॉटर, वो लार्ज होती है और उसको हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि प्राइमरी oocyte का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो सेकेंडरी oocyte को ऑब्टेन हो जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होता। दैट्स वाई कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है दैट इज अ वेरी टाइनी स्ट्रक्चर जो आगे चलकर डीजेनरेट भी हो जाती है ह्यूमन में। तो ह्यूमन में फर्स्ट पोलर बॉडी आगे चलकर क्या हो जाती है, डीजेनरेटेड। तो पूरा साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का किसको ऑब्टेन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte को। देन सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 कंप्लीट करती है तो अगेन एक टाइनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और इसको हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। जबकि दूसरी जो डॉटर सेल्स बनती है वो फुली मैच्योर ऊटेड या ओवम होती है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि जो भी साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocytes के पास था वो पूरा का पूरा सेकेंडरी oocytes को मिल जाता है, और सेकेंडरी oocytes के पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओवम को या ऊटिड्स को मिल जाता है। तो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 लार्ज एग जो है वो फॉर्म होता है, जबकि 2 से 3 स्मॉल पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और यही इंपॉर्टेंट रीजन है कि ओवम की साइज और स्पर्म की साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्पर्म साइज में बहुत स्मॉल होते हैं और ओवम साइज में लार्ज होते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है, 2 रीजन है। आप फिर से एक बार इसको रिमाइंड करिए। पहली चीज तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय पर जो स्पर्मेटिड के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सर्टोली सेल्स के थ्रू। रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है वो स्पर्म में आप देखेंगे एक थिन लेयर बना लेता है अराउंड द मिडिल पीस। तो स्पर्म के पास ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को उसने लॉस कर दिया, ठीक है ना। एंड उसके अलावा आप देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हमेशा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ बनने तक की प्रोसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है साइटोप्लाज्म का वो इक्वली हो रहा है। अगर आपके पास 100 रुपए और आप 100 रुपए को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 4 लोगों को कितने रुपए मिलेंगे, 25-25 रुपए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए ही हैं और अगर आप उसको इस तरीके से डिवाइड करोगे कि आप एक को उसमें से 90 रुपए दे दोगे और बाकी 3 को आप उसमें से 3-3.5 रुपए दे दोगे, तो आप देख सकते हैं कि जो एक ओवम बनेगा यानी कि जो फाइनल मैच्योर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आपने 90 रुपए दे दिए वो साइज में क्या होगा, इनलार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ओवम की साइज बड़ी होती है, स्पर्म की साइज छोटी होती है। इसका मेन रीजन जो है एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ड्यूरिंग द oogenesis। एंड उसका एक और रीजन है इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल in spermatogenesis, and as well as excess amount of cytoplasm of sperm is also absorbed by Sertoli cell। एक और डाउट है यहाँ पर। अब हमारे लिए एक और डाउट होता है वो ये कि does the first polar body born out of first meiotic division डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट। तो हमें हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान वो क्या फर्दर डिवाइड होती है या वो डीजेनरेट हो जाती है। तो देखिए इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को, आप सभी को भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप हमेशा याद रखिए कि प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है तो आप देखेंगे एक स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और एक लार्ज सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आता है।
देन आप देखेंगे अब आगे की जो प्रोसेस है उसमें यह होता है कि सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में अगर पार्टिसिपेट कर रही है यहां पर, तो अगेन एक स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और एक लार्ज मैच्योर ओवम या oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या फर्स्ट पोलर बॉडी जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के दौरान बनती है, क्या उसमें फर्दर डिवीजन होगा या वो डीजेनरेट हो जाएगी? तो इस कंसेप्ट को हम दो अलग अलग वे में स्टडी करते हैं। फॉर ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन को लेकर बात करें तो ये कंसेप्ट अलग है। अगर हम अदर मैमल्स को लेकर बात करें, ह्यूमन को छोड़कर अदर मैमल्स को लेकर, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब मैं इसको बताता हूं इसमें क्या मेन डिफरेंस है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कभी भी मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट नहीं करती, डज नॉट अंडरगो मियोसिस 2। लेकिन अगर मैं अदर मैमल्स को लेकर डिस्कशन करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि अदर मैमल्स में फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करती है, यानी अंडरगोज मियोसिस 2। तो यूजुअली ह्यूमंस में अगर बात करें तो होता क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो मियोसिस 1 के दौरान बनती है वो यूजुअली डाइज हो जाती है या वो डीजेनरेटेड हो जाती है। तो ह्यूमन में एक बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो ये देखने को मिलेगा आपको कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो यूजुअली मियोसिस 1 में बनेगी, मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यूजुअली वो डाइज हो जाएगी या वो डीजेनरेटेड हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर हम बात करें तो फिर ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज कितनी बनती हैं फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte? तो 2, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी। जबकि अदर मैमल्स में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज कितनी बनती है? तो आप कहेंगे 3। मियोसिस 1 से बनने वाली फर्स्ट पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड होगी तो 2 पोलर बॉडीज में टूट जाएगी एंड सेकंड पोलर बॉडी तो हमेशा ऑब्वियसली बनेगी ही। तो इस प्रकार से फॉर ह्यूमंस 2 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है एक मियोसिस में, यानी कि एक प्राइमरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट होने तक केवल 2 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन में। जबकि अदर मैमल्स में बात करें तो 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इन ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट वर्टिब्रेट्स द फर्स्ट पोलर बॉडी डज नॉट अंडरगो मियोसिस 2 एंड यूजुअली डाइज। हाउएवर इन सम स्पीसीज फर्स्ट पोलर बॉडी अंडरगोज मियोसिस 2। तो हमेशा याद रखिए कि ह्यूमन में कभी भी फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट नहीं करती या डज नॉट अंडरगो मियोसिस 2। एक और डाउट है यहां पर। अब अगला हमारा जो डाउट है उसमें यह पूछा जा रहा है कि व्हाई इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सीन इन मियोटिक डिवीजन? आखिर क्या कारण होता है कि मियोसिस डिवीजन जब किसी फीमेल में होता है ओवम के फॉर्मेशन के लिए तो उसमें साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, यानी कि फीमेल में oogenesis की प्रोसेस के दौरान मियोसिस की जो प्रक्रिया है, मियोसिस 1 है या मियोसिस 2 है, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आपको बता देता हूं कि अनइक्वल डिवीजन होने का जो मेन रीज़न है साइटोप्लाज्म के वो है कि जो मैच्योर एग या मैच्योर ओवम होता है वो रिटेन करता है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि ओवम जो है वो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को खुद रिटेन करना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये प्राइमरी oocyte के पास इतना नंबर या अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है और हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी oocytes जो होती है
जब डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड हो जाती है तो ये लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एक्यूमुलेटेड करती है और साइज में और भी ज़्यादा लार्ज हो जाती है विद इन प्राइमरी फॉलिकल। और जब प्राइमरी oocytes में डिवीज़न होने वाला होता है, मियोसिस 1 डिवीज़न कंप्लीट होने वाला होता है, तब आप देखेंगे ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को अगेन अपटेक करती है और फाइनली सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और एक स्मॉल पोलर बॉडी का। तो हमेशा ये कंसेप्ट देखा गया है कि जितना अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte के पास होता है, मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को रिटेन करता है सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट होता है तो आप देखेंगे जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के पास होता है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को रिटेन करता है oocyte। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को एक ओवम या मैच्योर एग इसलिए रिटर्न करना चाहता है ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के दौरान। तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होना है, तो आप देखेंगे वो एम्पुलरी रीजन में होने वाली है। इस प्रकार से ये फैलोपियन ट्यूब होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होती है, एम्पुलरी रीजन में। और यहाँ पर जो ओवम होता है जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवम के पास इस प्रकार से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। एंड जब तक कि ओवम फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस की वॉल में जाकर इम्प्लांटेशन नहीं कर लेता, यानी कि इम्प्लांटेशन होने की प्रोसेस जब तक नहीं हो जाती तब तक हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है वो ओवम में प्रेजेंट जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फीटस को। यानी कि इम्प्लांटेशन के पहले तक, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन होने से पहले तक जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है डेवलपिंग फीटस को, वो ओवम में जो रिजर्व या रिटर्न साइटोप्लाज्म होता है उसी के थ्रू ऑब्टेन होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब क्लीवेज डिवीज़न होते हैं, यानी कि जब भी किसी भी फर्टिलाइज्ड ओवम में क्लीवेज डिवीज़न होते हैं तो उन क्लीवेज डिवीजन में कभी भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का सिंथेसिस नहीं होता, इसलिए वो माइटोटिक डिवीजन नहीं है बल्कि उनको हम नाम देते हैं क्लीवेज डिवीजन। उसमें एक सेल, अगर मैं बोलूं कि फर्टिलाइज्ड ओवम के पास इतना साइटोप्लाज्म है और वो इस तरीके से डिप्लॉयड न्यूक्लियस रखता है, तो इसी से 2 सेल्स का इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा कि न्यूक्लियर मटेरियल तो सिंथेसाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होगा बट वो सिंथेसाइज नहीं होगा। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि क्लीवेज डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती जाती हैं नंबर्स में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो उस तरीके से हम देखते हैं कि सेल्स की साइज भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, रिड्यूस। तो आगे चलकर जब क्लीवेज डिवीजन होते हैं तो उन क्लीवेज डिवीजन में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनटू डॉटर सेल्स, लेकिन वो पेरेंटल सेल में सिंथेसाइज नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम होती है वो जितनी जाइगोट की होती है उतनी आफ्टर क्लीवेज जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती है उनकी वॉल्यूम होती है कलेक्टिवली। तो ये एक कारण है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन को स्टोर करने के लिए, रिजर्व फॉर्म में या रिटेन करने के लिए अनइक्वल डिवीजन होता है oogenesis में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दौरान। और जो oocyte का फॉर्मेशन होता है जनरली, या ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को रिटेन करती है ताकि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? मीन्स प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के पहले तक। ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट होता है बच्चों आपको वो ये कि इन ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि हम कई बार ऐसी बातें करते हैं, कोई डाउट नहीं है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें आप देखेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम 1 प्राइमरी oocyte अ सिंगल ओवम एंड 2 पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। द ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहां पर आप हमेशा ये कंसेप्ट याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग्स में हमेशा क्या होता है कि एक प्राइमरी oocyte का जो फॉर्मेशन होता है उससे एक ही मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और साथ में पोलर बॉडीज कितनी बनती हैं, 2। एंड ओवम जो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी वो इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है, इसलिए हम उसको मैच्योर ओवम नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहते हैं, डेवलपिंग ओवम कहते हैं। और जो डेवलपिंग ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल या फ्रॉम द ओवरी, वो एक्चुअली में प्राइमरी oocyte कहा जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि मेटाफेज 2 स्टेज में वो अरेस्टेड होता है। और मियोसिस 2 कंप्लीट कब होती है?
ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि ह्यूमंस में हमेशा एक प्राइमरी oocyte से एक मैच्योर oocyte का फॉर्मेशन होता है और दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर एक प्राइमरी oocyte में ले रहा हूं इन ह्यूमन फीमेल, तो उससे हमें एक मैच्योर ओवम मिलेगा और एक मैच्योर ओवम के अलावा दो हमें क्या मिलेंगी, पोलर बॉडीज। और वी नो वेल कि ह्यूमंस में जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है डज नॉट अंडरगोज मियोसिस 2। वो ह्यूमन में कभी भी मियोसिस 2 में कह सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं करती फर्स्ट पोलर बॉडी। डेट्स वाई कि ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज जो हैं वो 2 बनती हैं और एक प्राइमरी oocyte से जो है वो एक मैच्योर ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डाउट मैं ले रहा हूं वो ये कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ टू बर्थ, यानी कि फीटल लाइफ से बर्थ के दौरान प्राइमरी oocyte अरेस्ट एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज, व्हाई एंड हाउ। यानी कि क्या कारण है कि फीटल लाइफ से बर्थ के दौरान जो प्राइमरी oocyte होता है वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। तो वो कैसे अरेस्टेड हो जाता है? यानी कि हम सभी जानते हैं कि जब एक फीमेल में फीटल लाइफ के टाइम पर कपल्स ऑफ मिलियन oogonia सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये हम सभी जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फीमेल में उसकी फीटल लाइफ के दौरान उसकी ईच ओवरी में, यानी कि प्रत्येक ओवरी में कपल्स ऑफ मिलियन oogonia सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये कपल्स ऑफ मिलियन oogonia सेल्स जो हैं उनमें डिवीजन, अगर हम बात करें कि वो मियोसिस 1 में पार्टिसिपेट करती हैं एंड एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में जो डिवीजन होता है वो क्या हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है। तो आखिर ये अरेस्टेड जो डिवीजन हो रहा है, डिवीजन जो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो रहा है, ये कैसे अरेस्ट होता है? तो आप हमेशा याद रखिए कि जो प्राइमरी oocyte है जिसमें डिवीजन अरेस्ट हो गया, उस हम oogonia को अब oogonia नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को आपको मिलेगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्राइमरी oocyte जो है वो फीटल लाइफ टू बर्थ के बीच में प्राइमरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। किसमें हो जाती है? प्राइमरी फॉलिकल्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स? तो हम सभी जानते हैं प्राइमरी फॉलिकल का मतलब है कि ये आपका प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक थिन लेयर ग्रानुलोसा सेल्स की तैयार हो जाती है इस तरीके से। एंड इस स्ट्रक्चर को आप कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एक साथ, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि आखिर डिप्लोटिन स्टेज में डिवीजन अरेस्ट होने के पीछे क्या कारण है, कैसे अरेस्ट हो जाता है? तो उसका आंसर है कि जो ग्रानुलोसा सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर, जिसको इन शॉर्ट MIF भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर का सीक्रेशन ग्रानुलोसा सेल्स करती हैं, यानी कि ये ग्रानुलोसा सेल्स जो हैं वो MIF का सीक्रेशन करेंगी, यानी मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर का। और मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर के सीक्रेशन की वजह से जो कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है उसमें डिप्लोटिन स्टेज में वो अरेस्ट बना रहेगा। कब तक? जब तक कि एज ऑफ प्यूबर्टी में वो फीमेल नहीं आती। एंड इन ईच ओवेरियन साइकिल प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड है वो इन ईच ओवेरियन साइकिल एक सिंगल प्राइमरी फॉलिकल में वो प्राइमरी oocyte जो है वो आगे चलकर जब फॉलिकुलर मैचुरेशन होता है, स्पेशली मैच्योर टर्सरी फॉलिकल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, तब जाकर जो अरेस्टेड सेल है डिप्लोटिन स्टेज में वो प्रोग्रेस्ड करती है, वो कंटिन्यू करती है अपना मियोसिस 1 डिवीजन। तो मेन रीजन के आखिर प्राइमरी oocyte के अंदर
आप प्राइमरी oocyte में देख सकते हैं कि मियोसिस 1 में डिप्लोटीन में वो अरेस्ट क्यों रहती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ टू बर्थ। तो उसका कारण है कि जो ग्रानुलोसा सेल्स अराउंड द प्राइमरी oocyte अरेंज होती हैं इन प्राइमरी फॉलिकल्स, वो MIF का सीक्रेशन करती हैं। मेन कारण जो है वो मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर का सीक्रेशन करना है। नेक्स्ट डाउट जो है वो ये कि व्हेन मैच्योर टर्सरी फॉलिकल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी oocyte within tertiary follicle grow in size and completes first meiotic division। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जब मैच्योर टर्सरी फॉलिकल का ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ठीक है ना, तो प्राइमरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर है, टर्सरी फॉलिकल क्या है, तो आप बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल में तो आप काफ़ी कुछ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे एंट्रम की प्रेजेंस होती है। एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको फॉलिकुलर लिक्कर फॉलिकुलाई कहा जाता है। तो एंट्रम, लिक्कर, फॉलिकुलाई ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्सरी फॉलिकल के, लेकिन जो oocyte होता है वो प्राइमरी ही होता है। तो प्राइमरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर है वो साइज में ग्रो करता है और देन वो अपना कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो अभी तक जो अरेस्टेड चल रहा था वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसे कंप्लीट करता है, यानी कि वो कौन सा पर्टिकुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है जो कि इनिशिएट करता है मैच्योर टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte को कि भाई तू जा और अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर। तो इसका आंसर है जो ग्रानुलोसा सेल्स हैं, एक्चुअली में ग्रानुलोसा सेल्स ही प्राइमरी फॉलिकल्स में मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर को सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिप्लोटीन स्टेज में प्राइमरी oocyte अरेस्ट बना रहता है। और जब आप देखेंगे कि फॉलिकुलर मैचुरेशन होता है और उस समय पर जब टर्सरी फॉलिकल ग्रो करता है इन साइज और कंप्लीट करता है मियोटिक डिवीजन, तो वो मियोसिस डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए एक सिग्नलिंग प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं ग्रानुलोसा सेल्स और उसका नाम है एक्टिविन। तो एक्चुअली में जो प्रिंसिपल आंसर है इस क्वेश्चन का वो है एक्टिविन। तो यहां पर हमें दो कंसेप्ट याद रखने हैं। देखिए नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला कंसेप्ट के एट डिप्लोटीन स्टेज में प्राइमरी oocyte को अरेस्ट रखने का काम किसका है? तो मैं कहूंगा ग्रानुलोसा सेल से सीक्रेट होने वाले मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर का, ठीक है ना। एंड दूसरा कंसेप्ट आप याद रखें कि जब टर्सरी फॉलिकल स्पेशली मैच्योर टर्सरी फॉलिकल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल, इस दौरान मियोसिस 1 कंप्लीट करने की प्रोसेस को इनिशिएट कौन करेगा? तो आपका आंसर होगा एक्टिविन। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, एक्टिविन और MIF, ठीक है ना। तो प्रीवियस डाउट में मैंने क्या बताया आपको? प्रीवियस डाउट में मैंने आपको इतनी चीज बताई कि प्राइमरी oocyte जो कि फीटल लाइफ से बर्थ के दौरान या फीटल लाइफ से बर्थ के बीच की जो ड्यूरेशन है उसमें जो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड बना रहता है तब तक जब तक कि एज ऑफ प्यूबर्टी में फीमेल नहीं आ जाती। इसका कारण क्या है? तो जो प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्मेशन के दौरान ग्रानुलोसा सेल्स की लेयर का फॉर्मेशन होता है वो एक प्रोटीन बनाती है जिसको मियोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर कहते हैं या मियोटिक इनहिबिटिंग फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर इनहिबिट करके रखता है डिवीजन की प्रोसेस को। दैट्स वाई की जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड बनी रहती है तब तक जब तक कि फीमेल एज ऑफ प्यूबर्टी में नहीं आ जाती। एंड सेकेंड रीजन, जब फीमेल में ओवेरियन साइकिल के दौरान फॉलिकुलर मैचुरेशन होता है तो टर्सरी फॉलिकल्स की साइज में इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। एंड प्राइमरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर है वो न्यूट्रिएंट्स को तेजी से अपटेक करता है और उसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 1 की प्रोसेस को इनिशिएट कौन करता है कि वो कंप्लीट हो जाए? तो वही ग्रानुलोसा सेल्स जो टर्सरी फॉलिकल में प्रेजेंट हैं उनमें प्रेजेंट एक ऐसा प्रोटीन जिसका नाम है एक्टिविन, ACTIVIN, एक्टिविन। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। MIF अरेस्ट करेगा डिप्लोटीन स्टेज में और एक्टिविन जो है वो इनिशिएट करेगा मियोसिस 1 की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। इसके अलावा विटेलोजेनेसिस या वाइटेलोजेनेसिस क्या है? तो ये भी कई बार नीट में आ चुका है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो इसको हम बहुत कॉमनली यॉक फॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो यॉक फॉर्मेशन कहा जाएगा। अब देखिए विटेलोजेनेसिस क्या है। एक्चुअली विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस का मतलब होता है कि
डेवलपिंग ओवम जब वेरियस स्टेजेस में जो न्यूट्रेंट को अपटेक या एक्यूमुलेट करता है इन देयर साइटोप्लाज्म, ताकि वो न्यूट्रेंट जो उसमें रिटेन हो रहा है वो अर्ली डेवलपमेंट की स्टेजेस में यूटिलाइज हो सकें, तो वो न्यूट्रेंट को अपटेक करने की प्रोसेस ही विटेलोजेनेसिस है। सिंपली करूं मैं, अब अपन जब फॉलिकुलर मैचुरेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मैच्योर टर्सरी फॉलिकल का ट्रांसफॉर्मेशन जब ग्राफियन फॉलिकल्स में होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राइमरी oocyte होता है ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर टर्सरी फॉलिकल में, वो साइज में पहले क्या करता है, ग्रो करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को वो अपने अंदर डिपॉजिटेड करता है। देन उसके बाद वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करने के बाद एक लार्ज सेल को बनाता है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक स्मॉल टाइनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है, मियोसिस 1 डिवीजन में। तो आपने देखा कि यहां पर यानी कि जब टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जो प्राइमरी oocyte न्यूट्रेंट को अपटेक कर रहा है अपने साइटोप्लाज्म में, रिटेन कर रहा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट ताकि वो अर्ली डेवलपमेंट की स्टेज में यूटिलाइज हो सकें, दैट प्रोसेस इज नोन एज विटेलोजेनेसिस, अपटेकिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रेंट बाय प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी तब भी जब oocyte जो है जब वो डिप्लोटिन स्टेज में पहुंचता है और डिवीजन अरेस्ट हो जाता है, यानी कि प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज में जब डिवीजन प्राइमरी oocyte के अंदर अरेस्टेड हो जाता है, तब भी आप देखेंगे कि जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उसको प्राइमरी oocyte अपने अंदर एक्यूमुलेट करने में लगा रहता है। तो आपको याद रखना है कि एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रेंट इन डेवलपिंग ओवम बेसिकली इतना काफ़ी है विटेलोजेनेसिस को डिफाइन करने के लिए, और ये प्रोसेस आप बहुत आसानी से देख सकते हैं तब जब एक मैच्योर टर्सरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस दौरान प्राइमरी oocyte अपनी साइज को एनलार्ज करती है, न्यूट्रेंट्स को अपने अंदर अपटेक करती है, वो विटेलोजेनेसिस है। एंड प्राइमरी oocyte जब डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है तो वो भी अपनी साइज को लार्ज करती है, लगातार न्यूट्रेंट को अपटेक करती रहती है, ये प्रोसेस भी विटेलोजेनेसिस है। आपको बता दूं विटेलोजेनेसिस को यॉक फॉर्मेशन भी कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि यॉक कोई एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है बट अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन। तो वो सभी न्यूट्रिशन यॉक या कह सकते हैं यॉक में इन्वॉल्व हैं जो कि एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन कहे जा सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रेंट मटेरियल्स जो एम्ब्रियो को अर्ली स्टेजेस में न्यूट्रिशन देने के लिए ज़रूरी है। तो आज के इस डाउट सेशन में स्टूडेंट्स मैंने आपसे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डाउट्स शेयर किए, उनको डिस्क्राइब्ड किया। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें प्रॉपरली समझ में आई होंगी, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो कहीं ना कहीं इन डाउट्स से रिलेटेड है जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए। आगे हम आपसे बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।